नमः संस्कृताय। मिथिला स्टडी सर्किल से मैं डॉक्टर प्रियदर्शी। मित्रों, प्रस्तुत है ट्यूशन द्वितीय भाग का दूसरा पाठ पाटलिपुत्र वैभवम। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है क्योंकि इससे प्रायः वस्तुनिष्ठ भी और लघु उत्तरीय भी प्रश्न पूछा जाता है। और दूसरी बात है कि इस पाठ से प्रश्न गलती होने की संभावना कम होती है क्योंकि पटना का इस चैप्टर में पटना का सामान्य वर्णन है और पटना के बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं क्योंकि हम में से बहुत लोग पटना गए भी हैं राज्य की राजधानी होने की वजह से या कभी ऐसे ही घूमने फिरने के कारण। इसलिए पटना का वर्णन, पटना का जानकारी, सामान्य जानकारी होने की वजह से इससे यह बहुत ही आनंदप्रद चैप्टर हो जाता है और प्रश्न छूटने की संभावना इसमें नहीं रहती है। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग देखते हैं। इसमें जब चैप्टर आप निकालेंगे, खोलेंगे तो आप देखेंगे ब्रैकेट में कुछ बातें लिखी हुई हैं। उस ब्रैकेट में जो लिखी हुई है वह भूमिकात्मक है और प्रश्न वहाँ से भी पूछे जाते हैं। इसलिए इसका अध्ययन करेंगे हम। और जब चैप्टर खत्म होती है तो आप लास्ट पेज पर देखेंगे योग्यता विस्तार और क्रियानुशीलनम। इन तीनों चीज़ों को लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूँ। जो संभव है जो 2 वीडियो इसका आपको मिले और फिर पाठ प्रारंभ होगा जहाँ से परीक्षा के दृष्टिकोण से जहाँ हम अध्ययन करेंगे। तो आइए पाटलिपुत्र वैभवम जो ब्रैकेट में है उसका सामान्य वाचन पहले करते हैं। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वं धारयत्। अस्य इतिहासः सार्धसहस्रद्वयवर्षपरिमितः वर्तते। अत्र धार्मिक क्षेत्रं, राजनीति क्षेत्रं, उद्योग क्षेत्रं च विशेषेण ध्यानाकर्षकम्। वैदेशिकाः यात्रिणः मेगास्थनीज, फाह्यान, वेन्सांग इत्सिंग प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनं स्वस्वसंस्मरणग्रन्थेषु चक्रुः। पाठेऽस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्यः परिचयो वर्तते। देखिए, इस भूमिका में ही स्पष्ट रूप से लिखा गया है जो अस्मिन् पाठे पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते का सामान्य परिचय है। पाटलिपुत्र पुराना नाम है और जिसका वर्तमान नाम अभी पटना है, इसका सामान्य परिचय है। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु सब में सप्तमी का बहुवचन है। सर्वेषु कालेषु सभी कालों में महत्व धारण किया है। बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्व धारण किया है। आप देखेंगे जो पाटलिपुत्र का जो इतिहास है बहुत पुराना है। मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। मौर्य के बाद गुप्त वंश की राजधानी रही है। और उसके बाद भी जब देखेंगे जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो उसमें भी पाटलिपुत्र महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु के रूप में था। तो पाटलिपुत्र का जो एक महत्व है प्राचीन काल से आज तक विद्यमान है और अभी भी देखेंगे जो एक भारतीय राजनीति में पटना का अपना एक विशिष्ट स्थान है। अस्य इतिहास, इसका संधि विच्छेद करेंगे। अस्य जोड़ इतिहास, अस्य का अ लास्ट वाला अ और इतिहास का ई, अ और ई मिलकर के ये हो गया है। तो अस्य इतिहास सार्धसहस्रद्वय वर्ष परिमिता। सहस्र का मतलब 1000, सार्ध का मतलब आधा और द्वय का मतलब 2 सहस्र सार्ध मतलब हो गया 2500, 2500 वर्ष परिमितः वर्तते, 2500 वर्ष है। इसका जो इतिहास है पटना का इतिहास 2500 वर्ष से प्राप्त हो रहा है। अत्र यहाँ धार्मिक क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानाकर्षकम। और ये जो पटना है यहाँ धार्मिक क्षेत्र हो
चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, उद्योग का हो, सब में विशेष ध्यान आकर्षित करता है। न सिर्फ हमारे छात्रों का, बल्कि पूरे भारत का और उससे भी पहले पूरे विश्व का ये ध्यान आकर्षित किया है पटना। आप देखेंगे पटना मतलब बिहार की राजधानी, और इसके इर्द गिर्द जो एक क्षेत्र है वह उद्योग के क्षेत्र में भी, धार्मिक क्षेत्र में भी और राजनीतिक क्षेत्र में भी प्राचीन काल से महत्व रखा है। इसलिए तो यहाँ मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग जैसे जो विदेशी यात्री हुए हैं यहाँ आए हैं और अपने संस्मरण में इसका उल्लेख किया है। तो वैदेशिका यात्रिणः, वैदेशिक यात्री, विदेशी यात्री कौन कौन, 1 2 3 4 का नाम है इसमें। मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग, ये सब चीनी यात्री थे और यहाँ आकर के अध्ययन किया था, अध्यापन भी किया था, अध्ययन अध्यापन के, और इसी क्रम में वे पूरे बिहार का भ्रमण भी किए और इसके संबंध में यहाँ की राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक जो स्थिति थी उसका उल्लेख उन्होंने अपने संस्मरण में किया, जो आज भी हमारा एक महत्वपूर्ण स्थान हमारे इतिहास में रखता है। पाठ्यस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्, इस पाठ में पाटलिपुत्र का समान परिचय है। देखिए, इस पाठ को पढ़ने से पहले तो पटना में जो जो महत्वपूर्ण जगह है, महत्वपूर्ण स्थान है, उसका पहले हम सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, फिर जो पाठ है वो तो पढ़ना ही है। देखिए, आप जब पटना गए होंगे तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वहाँ एक पटना संग्रहालय है जिसको म्यूजियम कहते हैं। इसका निर्माण 1917 ईस्वी में अंग्रेजी शासन के समय में हुआ था। और क्यों हुआ था? आसपास जो ऐतिहासिक वस्तुएं मिलती थी उसको संग्रहित कर रखा जा सके। स्थानीय लोग इसे जादूघर भी कहते हैं, इस म्यूजियम को जादूघर भी कहते हैं। मुगल राजपूत वास्तुशैली में निर्मित पटना संग्रहालय को बिहार की बौद्धिक समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ये जो है ये मुगल और राजपूत का जो आर्किटेक्चर है उसमें निर्मित है पटना संग्रहालय। बौद्धिक समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, बिहार की बौद्धिक समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। भवन के केंद्र पर आकर्षक छतरी, चारों कोनों पर गुंबद और झरोखा शैली की खिड़कियां इसकी विशिष्टताएं हैं। प्राचीन भारत युग से 1764 तक कलाकृतियों को बिहार संग्रहालय में रखा गया है और 1764 के बाद के अवयव जो भी पदार्थ मिले हैं, जो भी वस्तु मिले हैं वह पटना संग्रहालय में रखे जाते हैं। जो उत्खनन के बाद जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें मिलती है उसे रखने के लिए का जो एक घर है वहीं तो संग्रहालय है। और 1764 के पहले वाला और 1764 के बाद वाला, तो पहले वाला बिहार संग्रहालय में और उसके बाद वाला पटना संग्रहालय में रखा जाता है। उत्खनन के बाद जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें मिलती है उसे रखने के लिए का जो एक घर है वहीं तो संग्रहालय है। और 1764 के पहले वाला और 1764 के बाद वाला, तो पहले वाला बिहार संग्रहालय में और उसके बाद वाला पटना संग्रहालय में रखा जाता है। पटना संग्रहालय 2300 साल पुरानी दीदारगंज से प्राप्त हुआ एक यक्षिणी की मूर्ति वो भी रखा हुआ है जो बहुत ही आकर्षक है। जानकारों के मुताबिक 1912 में बंगाल से बिहार के विभाजन, पहले बंगाल, उड़ीसा और बिहार तीनों मिलकर के एक प्रांत था और 1912 में बिहार से अलग हुआ, बंगाल से अलग हुआ बिहार और उड़ीसा। 1936 में फिर उड़ीसा भी अलग हो गया। तो जब 1912 में अलग हुआ, विभाजन होने के बाद तत्कालीन जो गवर्नर थे चार्ल्स एस बेली की अध्यक्षता में बिहार और उड़ीसा सोसाइटी की बैठक में बिहार के लिए एक प्रांतीय संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया था। उसके बाद तत्कालीन गवर्नमेंट हाउस, वर्तमान समय का मुख्य न्यायाधीश का जो आवास है, में 20 जनवरी 1915 को संग्रहालय की स्थापना की गई थी। जिस भवन में अभी संग्रहालय है उस भवन में संग्रहालय
1 फरवरी 1929 में लाया गया था। पहले दूसरी जगह चलता था और अभी जहाँ चल रहा है यहाँ 1 फरवरी 1929 से वर्तमान बिल्डिंग में चल रही है। इस वर्ष 7 मार्च को बिहार उड़ीसा के गवर्नर सर लैंसडाउन स्टीवेंसन ने इस संग्रहालय का उद्घाटन किया था। मतलब 1929 ईस्वी में ही 7 मार्च को इसका उद्घाटन किया गया था। इस संग्रहालय में जब भी आप देखेंगे तो एक तो दुर्लभ भंडार है, नव पाषाणकालीन जो वस्तुएं मिली हैं वो सब। इसके बाद आप पटना में भ्रमण करेंगे तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है पटना उच्च न्यायालय। आप जानते हैं उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय तो देश में एक होती है और हर एक राज्य में, और कभी कभी 1-2 राज्य को मिला करके भी एक उच्च न्यायालय होता है। तो पटना उच्च न्यायालय जिसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुआ था, वह भी बिहार का एक प्रमुख केंद्र बिंदु है। सचिवालय के बारे में जानते हैं। विधानसभा भवन जो है, इसमें हमारे जितने भी MLA चयनित होकर के जाते हैं, सबके बैठने के लिए सबका कार्यालय है वहाँ, और वहीं से पूरे बिहार का शासन प्रशासन चलता है। मुख्यमंत्री बैठते हैं वहाँ, और मुख्यमंत्री का सचिवालय होता है। मुख्यमंत्री उसको लीड करते हैं और फिर पूरा राज्य उसी के अनुसार संचालित होता है। फिर आगे बढ़ेंगे तो पटना में ही एक गोलघर है जो वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह है कहाँ? तो बांकीपुर इलाके में, गंगा के निकट अवस्थित है। गंगा के किनारे बांकीपुर, और यह लगभग गांधी मैदान के पश्चिम बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल है, उसके सटे बगल में ये गोलघर है। इसका निर्माण 1786 में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो अनाज का भंडारण था, ताकि कभी अकाल की स्थिति उत्पन्न हो तो उसका सामना भंडारित अनाज से किया जा सके, क्योंकि उस समय में अकाल अधिक पड़ता था। अकाल की स्थिति से निपटने के लिए इसकी व्यवस्था की गई थी। ये गोलघर का निर्माण किया गया था। विशाल गुंबद के साथ यह गोलघर गोलाकार संरचना है जिसका नाम गोलघर है और पटना की पहचान है। और पटना कभी घूमने गए और गोलघर ना देखे, गोलघर पर चढ़े नहीं, तो फिर मज़ा नहीं आएगा पटना भ्रमण का। आगे देखेंगे आप एक तारामंडल अपना 20 जुलाई 1989 को हुआ था। खगोल शास्त्र में तारामंडल आकाश में दिखने वाले तारों के किसी समूह को कहते हैं। तारामंडलों की कुल संख्या 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल हैडरा है। फिर पटना का जो प्रमुख दर्शनीय जगह है वह है जैविक उद्यान, संजय गांधी जैविक उद्यान। इसे पटना जू भी कहा जाता है। पार्क को 1973 में एक चिड़ियाघर के रूप में जनता के लिए खोला गया था, और इस चिड़ियाघर में देखेंगे आप तरह तरह के जीव जंतु आपको मिलेंगे यहाँ, जो सामान्य रूप से हम जिसका दर्शन नहीं कर पाते हैं। उन सारी जंतुओं को हम इस चिड़ियाघर में आराम से सुखद वातावरण में देख सकते हैं। धन्यवाद।